जय श्री कृष्णा। आज जो हम यूनिट कवर करने वाले हैं वो BCH-ET 149 का यूनिट नंबर 2 है, जिसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था, ये जो सीरीज़ है ये इस पर्टिकुलर यूनिट के एक ओवरव्यू की तरह दी जाएगी। आप अगर ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैप्टर को थॉरोली पढ़ सकते हैं। मैं इस वीडियो में सिर्फ इसका एक ओवरव्यू देने वाली हूँ। तो हम इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसके अंदर मोनोसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ने वाले हैं, और इसका एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि ग्लूकोज़ और इसके अंदर क्या कैसे ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन होता है, ये हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमें पता है हमारी बॉडीज़ में काफ़ी सारे टाइप के बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। उन सभी में से जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है। इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स ये आपके मेजर कंपोनेंट है फूड के। क्यों इम्पॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट्स? क्योंकि ये हमारी सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये एनर्जी इम्पॉर्टेंट होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने बेसिक काम कंप्लीट करने के लिए, अपना बेसिक मेटाबॉलिज्म को कंप्लीट करने के लिए। नाउ मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। वी हैव बेसिकली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। डिपेंड कर रहा है कि मॉलिक्यूल का साइज़ क्या है, हम इनको क्लासीफाई कर रहे हैं। जो मोनोसेक्राइड्स है वो आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद आपका ओलिगोसेक्राइड आएगा। ओलिगोसेक्राइड में आपके 2 to 6 मोनोसेक्राइड्स होते हैं। वो हाइड्रोलाइज होके वो एक बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और वो ओलिगोसेक्राइड फॉर्म करेंगे। तो आपका बेसिक यूनिट होगा मोनोसेक्राइड्स। काफ़ी सारे मोनोसेक्राइड्स मिलकर आपके ओलिगोसेक्राइड्स बनाएंगे, और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा पॉलीसेक्राइड्स। तो ये आपका स्मॉलेस्ट यूनिट है। अगर यहाँ पर आपके लेस देन 12 मोनोसेक्राइड्स हुआ तो ओलिगोसेक्राइड्स है। अगर मोर देन 12 मोनोसेक्राइड या कह लो मोनोमर्स हुए तो वो आपके आएंगे, मोर देन 12 आपके होंगे पॉलीसेक्राइड्स। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मोनोसेक्राइड का बेसिक एग्जाम्पल है ग्लूकोज, ओलिगोसेक्राइड्स के एग्जाम्पल है मोल्टोज, सुक्रोज, एंड इसके बाद पॉलीसेक्राइड्स के एग्जाम्पल होते हैं स्टार्च एंड सेलुलोज, जिसमें मोर देन 12 मोनोसेक्राइड यूनिट्स, और इनके पास मैक्स टू मैक्स 3000 मोनोसेक्राइड यूनिट्स प्रेजेंट है। बेसिक आपका मोर देन 6 बोलो या मोर देन 12 मोर देन 12 मोनोसेक्राइड्स प्रेजेंट होगा, तो देन वी कैन consider that much polysaccharide, that type of molecule can be considered as polysaccharides. नाउ अभी यहाँ आप उसको ब्रीफ पढ़ सकते हैं कि क्या क्या कहाँ का प्रेजेंट होता है। हम डायरेक्ट आते हैं मोनोसेक्राइड्स में कि मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इसमें प्रेजेंट है। जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको एक एल्डोज शो हो रहा है और एक कीटोज शो हो रहा है। ये इनके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। सिंपलेस्ट एल्डोज इज़ 2,3-डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल एंड सिंपलेस्ट कीटोज इज़ 1,3-डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनॉल। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, आप यहाँ पे 3 कार्बन लेंगे, नीचे वाले में सबसे CH2OH कर दीजिए, यहाँ पे OH है, यहाँ पर H है, एंड ये CHO एल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे लगा है। कीटोज में भी सेम यही है, बस डिफरेंस है कि आपके यहाँ पर भी CH2OH है, यहाँ पर भी CH2OH है। क्योंकि ये कीटोज है तो सेकंड ग्रुप में यहाँ पे डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि कंपैरेटिवली इजी है, और सबसे सिंपलेस्ट कीटोज और एल्डोज यही है। अब डिपेंड कर रहा है कि कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स से कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं। यहाँ पे 3 है, ये सिंपलेस्ट है, ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आगे। डिपेंड कर रहा है कि कितने कार्बन एटम्स हैं, तो इनके नेमिंग उस हिसाब से चेंज होती है। जैसे अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो ट्रायोज बोलेंगे, 4 कार्बन है तो टेट्रोज बोलेंगे, 5 है तो पेंटोज, 6 है तो हेक्सोज, एंड सो ऑन। ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स होंगे डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। देन वी हैव सम स्टीरियोकेमिस्ट्री इन केस ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इसमें हम कुछ स्टीरियोकेमिस्ट्री शो करेंगे। जैसे आपके यहाँ पर एल्डोट्रायोज, एल्डोटेट्रोज, एल्डोपेंटोज, ये डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और उस हिसाब से उसके नेमिंग गिवन है। अब यहाँ पर स्टीरियोआइसोमर्स में क्या होने वाले हैं, बेसिकली स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं क्या है। स्टीरियोआइसोमर्स जो होंगे वो आपके यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे रखी है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। Enantiomers are stereoisomers that are non-superimposable mirror images of each other.
And what are then stereoisomers? Stereoisomers that are not mirror images for each other are called diastereomers. बेसिकली यहाँ पर आपके पास एनेशोमस फॉर्म्स दे रखे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म एक प्रॉपर्टी होती है और जो ये इनहिबिट करने वाले होते हैं उनको हम स्टीरियो आइसोमस बोलेंगे, एनेशोमस बोलेंगे। कुछ कॉमन टर्म्स हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। अब जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, इस डायग्राम में आपको मोस्टली सारा कुछ सेम ही शो हो रहा है एक्सेप्ट दिस अल्कोहलिक ग्रुप। ये अल्कोहलिक ग्रुप आपके राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड में है। तो आप इसको ऐसे रन कर सकते हैं, डेक्स्ट्रो एंड एल स्टैंड फॉर लीवो। तो लेफ़्ट साइड OH है तो लीवो, एल ग्लिसरल्डिहाइड, और अगर राइट साइड हुआ तो डी ग्लिसरल्डिहाइड। अब जैसे देख रहे हो ये आपके मिरर इमेजेस हैं। दीज आर मिरर इमेजेस बट दे आर नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है, जैसे अगर आप यहाँ इसको एज इट इज़ इस मॉलिक्यूल को, इस कंपाउंड को एज इट इज़ पिक करके इसके ऊपर रखेंगे तो ये OH इसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर होगा, और ये वाला H इसके ऊपर होगा। तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर रहे हैं, दे आर ओनली मिरर इमेज। अगर यहाँ पे एक मिरर रखेंगे तो ये और ये मिरर इमेजेस है बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिंग ईच अदर। तो ये आपके लीवो एंड डेक्स्ट्रो मॉलिक्यूल्स हैं। देन यहाँ पर कुछ फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज होते हैं। इन टाइप के स्ट्रक्चर्स को आपने ऑलरेडी +1 +2 में पढ़ा होगा। इस टाइप के फिगर्स को, इस टाइप के डायग्राम्स को हम फिशर्स प्रोजेक्शन बोलते हैं। और ग्लिसरल्डिहाइड के लिए फिशर प्रोजेक्शन का फॉर्मूला ये आपके स्क्रीन में गिवन है। फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर ग्लिसरल्डिहाइड, ये आपका डेक्स्ट्रो यानी डी ग्लिसरल्डिहाइड के लिए है, ये आपके लीवो यानी कि एल ग्लिसरल्डिहाइड का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और ज़्यादा डिटेलिंग में बताऊं तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैं इसमें सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूं। तो मुझे ये लगता है कि आपको ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज, हॉवर्थ फॉर्मूलेज, ये आपको आइडिया होगा इन सब चीज़ों का। स्टिल अगर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। देन ये आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स है जो हम कैटेगराइज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स दे आर कैरिंग। वी कैन क्लासीफाइड दीज मोनोसैकेराइड्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। लाइक अगर इसके पास 3 है तो ग्लिसरल्डिहाइड, अगर ये 4 है तो एरिथ्रोज। ओके, देन यहाँ पर आपका अगेन 4 टाइप है ग्लिसरल्डिहाइड को यहाँ पे स्प्लिट कर दिया 1 2 3 4, यहाँ पे भी 1 2 3 4। इसके बाद फर्दर डी एरिथ्रोज के फर्दर है डिवाइड यहाँ पर किए हुए हैं। ये आपके 5 मॉलिक्यूल्स हो गए, यहाँ पे भी आपके 5 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, यहाँ पर भी आपके 5, यहाँ पर भी आपके 5 हो जाएंगे। इनकी नेमिंग फर्दर यहाँ पर दे रखी डी राइबोज, डी अरेबिनोज, और थ्रियोज से जो आपका लीनिएज चल रहा है उसको हम जाइलोज बोलेंगे और एल्जाइलोज बोलेंगे। ये जो राइबोज शुगर से ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा फर्दर, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल्स में ये राइबोज शुगर बेस रिंग में इन्वॉल्व होता है। देन डी राइबोज को फर्दर अगर हमने एक कार्बन मॉलिक्यूल और ऐड कर दिया तो देन वी विल हैव 1 2 3 4 5 6 हेयर, 6 ऑल्सो हेयर। एंड अरेबिनोज के अंदर आपका ग्लूकोज एंड मैनोज, एंड जाइलोज के अंदर आपके दीज 2, एंड लायोज के नीचे आपके गैलेक्टोज एंड टेलोज। ये डिफरेंट के कार्बन आइटम्स यहाँ पर आ जाते हैं। देन ये डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज, अगेन आपका ये लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो इसको हमने 5th कार्बन में, आपका लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप है तो हमने इसको बोल दिया एल ग्लूकोज, राइट हैंड साइड में है तो इसको बोल दिया हमने डी ग्लूकोज। तो क्योंकि ये आपके, मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया था एनेशोमेरिज्म में क्या होगा, तो ये बेसिकली आपके 2 एनेशोमर्स प्रेजेंट है। अगर आपको रिकॉल करना है तो आप फिर से आप डेफिनेशन देख सकते हैं एनेशोमेरिज्म का। एनेशोमर्स आर स्टीरियोइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर आप यहाँ पे लैंग्वेज पे ध्यान देंगे, दीज आर स्टीरियोइसोमर्स बट दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल, वो सुपर इम्पोज नहीं होते हैं, बट येस दे डू शो मिरर इमेजेस। वो मिरर इमेजेस हैं बट वो सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिशन नहीं करते हैं। और ये अभी मैंने आपको वीडियो में ही बताया है कि मिरर इमेज और सुपर इम्पोज में क्या डिफरेंस होता है।
नेक्स्ट टर्म जो हम यहाँ पे कॉमन देखते हैं वो है एपिमर्स। एपिमर्स क्या होंगे, यहाँ पे जैसे अगर आप देखोगे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को ध्यान से, तो यहाँ पर आपको कुछ एक डिफरेंस देखने को मिलेगा कि आपके पास जो कायरल एटम्स है, अब कायरल एटम्स क्या होता है, कायरल एटम्स होता है एक कार्बन जिसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि there are several pairs of isomeric aldoses which different from each other at only one several chiral atom. फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लूकोज एंड मैनोज वो C2 पे ही डिफरेंस शो करते हैं और ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज वो C4 पे ही डिफरेंस शो करते हैं। तो इस टाइप के आइसोमर्स को हम बोलते हैं एपिमर्स। अब यहाँ पे हमने पढ़ लिया, अब एक एग्जाम्पल की तरह इसको समझने की कोशिश करते हैं। एपिमर्स क्या होते हैं, देखो जैसे हमारे पास काफ़ी सारे बायोमॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, राइट। बायोमॉलिक्यूल्स में कई सारे कायरल एटम्स प्रेजेंट हैं, कई सारे कायरल कार्बन एटम्स प्रेजेंट हैं, बट वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही कायरल एटम पे डिफरेंस शो करे और बाकी किसी भी कायरल एटम पे डिफरेंस शो ना करे, उसको हम बोलेंगे एपिमर्स। इसका एग्जांपल इन्होंने ग्लूकोज और मैनोज के केस में दिया था। मैं देख लेती हूँ अगर यहाँ पे कोई एग्जांपल दे रखा हो, फिगर नहीं दे रखी है। ओके यहाँ हमारे पास फिगर है। देखो जैसे अगर मैं ग्लूकोज और मैनोज को थोड़ा जूम कर देती हूँ, यस, हमारे पास यहाँ पर ग्लूकोज और मैनोज है। यहाँ पर इसके पास कई सारे कायरल एटम्स हैं, सब जगह उनकी रिजेम्बलेंस शो हो रही है, सिर्फ और सिर्फ एक पे शो नहीं करेगी, वो करेगी उसके C2 पे। अब जैसे यहाँ पर ये और ये सेम है, इस ब्रांच पे भी, इस ब्रांच पे ये सेम है, ये भी सेम है, ओके ये भी सेम है, बट आपका C2 पे यानी कि इस कार्बन पे और इस कार्बन पे सेम नहीं है। ये OH ग्रुप जो है वो राइट हैंड साइड में है और इस केस में OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। इसलिए जो ग्लूकोज और मैनोज है ये एपिमर्स हैं, दे आर एपिमर्स एंड दे शो एपिमेरिज्म एट कार्बन 2 C2। लाइकवाइज ग्लूकोज और गैलेक्टोज का एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसमें वो C4 कार्बन पे करेंगे। अगर आपको अभी दिख गया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देती हूँ फिर से। आपका ये कार्बन 1 है सेम, कार्बन 2 ये भी सेम, 3 भी सेम है, 4th पे डिफरेंस होगा, ये आपके राइट हैंड साइड में OH है, ये आपके लेफ्ट हैंड साइड में OH है। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज वो एपिमेरिज्म शो करते हैं आपके C4 पे और ग्लूकोज और मैनोज शो करेगा, वो शो करेगा आपका C2 पे। ओके नेक्स्ट वी है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मोनोसेक्राइड्स। इनकी कुछ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। रिडक्शन क्या होगा आपका, यहाँ पर जितने भी ग्लूकोज है वो रिडक्शन शो करेंगे और वो बन जाएंगे ग्लूकोल में। फ्रक्टोज के केस में भी ये आपके या तो वो बनेंगे एडिटोल, ये आपका फ्रक्टोज यूनिट है, या तो वो फॉर्म कर सकता है ग्लूसीटोल यानी एल्डिटोल, या तो वो शो कर सकता है, वो रिडक्शन हो सकती है उसकी मैनिटोल में यानी कि एल्डिटोल में। तो या तो वो ग्लूसीटोल बनेगा वो, या तो वो बनेगा मैनिटोल। क्वाइट ऑब्वियस आपका ये कीटोन ग्रुप है, ये कीटोन ग्रुप C2 पे है। अब या तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन यहाँ पर HR या तो इसके राइट हैंड साइड में आएगा या तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। अगर राइट हैंड साइड में होगा तो ये ग्लूटिकोल हो जाएगा और अगर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा तो मैनिटिकोल। याद करने के लिए आपको अभी एपिमर्स में डिफरेंस बताया था कि C2 पोजीशन में अगर राइट हैंड साइड में OH ग्रुप आएगा तो वो आपका ग्लूकोज होता है और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो फिर वो मैनोज हो जाएगा। तो उसी के रेफरेंस में इसके फर्दर नेमिंग गिवन है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में क्या होने वाला है, एल्डोज और कीटोस जो है वो दोनों के दोनों ही ऑक्सीडेशन शो करते हैं और वो टॉलेंस रिएजेंट के साथ और फेलेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करते हैं। अब हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि जो कीटोन्स होते हैं वो केमिकली इनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ओके बट इस केस में हम पढ़ रहे हैं कि आपके कीटोज कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो कीटोज है वो रिएक्शन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये जो पूरा रिएक्शन हो रहा है वो बेसिक कंडीशन में प्रोवाइड किया जा रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल, और क्योंकि बेसिक कंडीशन प्रोवाइड की गई है तो जो कीटोज है वो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके एल्डोलोज में और प्रोसेस को क्या होगा उसको बोलेंगे इनोलाइजेशन। तो इनोलाइजेशन की वजह से आपका कीटोज जो है वो एल्डोज में बन जाएगा और अल्टीमेटली फिर एल्डोज जो है वो फेलेंस, टॉलेंस और बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन शो करेगा।
नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है ये रिस्पेक्टिव अपने एसिड्स बनाएंगे, या आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल आ रहा है वो है आपका मिनरल एसिड्स के साथ। इनकी स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड के साथ क्या रिएक्शन होती है। जो ग्लूकोज है वो आपका फॉर्म करेगा हाइड्रोक्सी मिथाइल फुरफुरल, एंड जो आपका राइबोज है वो आपका यहाँ पर रिएक्शन फॉर्म करेगा, वो भी रिएक्ट करेगा आपके मिनरल एसिड्स के साथ। देन हमारे पास है फिनाइल हाइड्रोजन, ये रिएक्शन करेंगे फिनाइल हाइड्रोजन के साथ भी। ग्लूकोज जो है वो रिएक्ट करके फिनाइलोलाइज़ोन बनाएगा। इसके बाद एसाइलेशन और अल्काइलेशन देखते हैं। मोनोसैकेराइड्स के केस में एसाइलेशन और अल्काइलेशन क्या होगा, अल्टीमेटली इन्होंने एस्टर फॉर्म करना है। इतना आई डोंट थिंक कि इतना डिटेल रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा कि जब वो एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो एस्टर फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा है वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। बेसिकली जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होने वाली है वो 2 कार्बन एटम्स के बीच में होने वाली है। जो होगा वो कार्बन एंड द एलॉक्सी ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग। और इस बॉन्डिंग में वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा। होता है क्या है बेसिकली, इसमें आपका नीचे डायग्राम देखते हैं, और अगर क्लियर नहीं यहाँ पे देख लेते हैं, फिर मैं डायग्राम यहाँ पे शो करती हूँ, बनाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारे पास ग्लूकोज यूनिट है, मान के चलो हमारे पास यहाँ पर, इसको इग्नोर करो फॉर टाइम बिंग। ये हमारे पास एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। ओके, तो बेसिकली होने क्या वाला है, H2O की रिमूवल होगी। ये H2O यहाँ से रिलीज़ आउट हो जाएगा H2O, और ये बच जाएगा ऑक्सीजन ओनली। तो यहाँ पर आपका ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कुछ मैं सिर्फ रिजेंबल करके बनाने की कोशिश करती हूँ, कुछ ऐसे होगा। ऑक्सीजन बीच में, ये चीज़ ऐसे होगी। ओके, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा ये कार्बन 1 और यहाँ पर इसका 4th कार्बन के बीच में होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा, अगर दोनों ग्लूकोज जो है अल्फ़ा फॉर्म में है तो अल्फ़ा 1 to 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसी से इसका ही हेल्प से है वो चेन एलोंगेशन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि चेन एलोंगेशन कैसे होती है, जो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास C3 है ट्रायोस, फिर इसके बाद C4 बन रहा है, फिर C5 पेंटोस बन रहा है, हेक्सोस बन रहा है। तो ऐसा कैसे हो रहा है, तो चेन एलोंगेशन जो होती है वो क्लियानी फिशर सिंथेसिस, जो कि प्रीवियस ईयर में भी पढ़ा था हमने, क्लियानी फिशर सिंथेसिस की हेल्प से हम चेन इंक्रीज़ करेंगे। इसमें इसका मैकेनिज़्म क्या है, इसमें जो आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन, ये आपके पास 4 कार्बन एटम है। इसमें हमने साइनाइड HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन किया तो सबसे टॉप पर यहाँ पर आपका साइनाइड ग्रुप ऐड हो गया, और जैसे हमने इसको हाइड्रोजन पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फाइड यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया तो यहाँ पर ये इसका CHO ग्रुप यहाँ पर आ गया। तो अल्टीमेटली ये आपके पास फिर 5 कार्बन चेन आ गई है। तो इसकी एलोंगेशन होगी 4 कार्बन से ये 5 कार्बन हो गया। अब हम इसका रिवर्स कैसे कर सकते हैं, चेन शॉर्टनिंग कैसे कर सकते हैं, 5 मॉलिक्यूल से 4 कार्बन मॉलिक्यूल कैसे बन सकता है, रफ डिग्रेडेशन की हेल्प से। इसमें आपके पास 5 कार्बन है, इसमें हमने ब्रोमीन वाटर लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस, तो यहाँ पर इसकी रिडक्शन होगी, ये इंटरमीडिएट है। इसके बाद हमने यहाँ पर फेरिक आयंस लिया है, तो यहाँ पर ये 4 कार्बन मॉलिक्यूल एरिथ्रोज बन गया है। तो ये आपके रिएक्शंस थे। इसके बाद जो आपका रिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये रिंग स्ट्रक्चर्स में इनकी मॉडिफिकेशन होती है कि ये एक्चुअली जो ग्लूकोज है या ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनके 3 फॉर्म्स होते हैं। एक होता है ओपन चेन फॉर्म जो हमने अभी तक पढ़ा है, और 2 होते हैं इनके साइक्लिक फॉर्म्स, अल्फ़ा एंड बीटा। ओके, तो फिर यहाँ पर हम इसको पढ़ने वाले हैं। एक टर्म हमारे पास यहाँ पर आई है एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या होंगे, दीज आर 2 आइसोमर्स दैट डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन ओनली एट कार्बन दैट वाज कार्बोनाइल कार्बन इन ओपन चेन फॉर्म, एंड दैट कार्बन इज़ कॉल्ड एनोमेरिक कार्बन। एनोमर्स क्या होंगे, जैसे यहाँ पर आपका ग्लूकोज है, ये आपके पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है।
ओके, तो इसमें आपका बाकी सारी कॉन्फर्मेशन सेम होने वाली है और वो डिफ़र करने वाले हैं सिर्फ़ और सिर्फ कार्बोनाइल एटम पे, मतलब जहाँ पर ये कार्बोनाइल ग्रुप है इस ग्रुप पे डिफरेंस शो करने वाले हैं, तो हम उनको एनोमर्स बोलेंगे। जैसे ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये इसके टोटल 3 फॉर्म्स आ गए हैं। इसमें और इसमें आके यहाँ पर इनकी बॉन्डिंग हो चुकी है और यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग हो चुकी है, तो ये साइक्लिक फॉर्म है। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आया है, वो डिफरेंस है इनके डिफरेंस है कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर। ये देखिए यहाँ पर OH जो है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड में है और यहाँ पर जो OH है वो राइट हैंड साइड में। याद करने का एक ट्रिक हो सकता है बीटा डी ग्लूकोज के लिए, बी से बीटा कर लो, बी से बाय कर लो कि बाय, और अगर आपका OH ग्रुप है तो वह बीटा हो जाएगा और जो उसका अपोजिट होगा यानी कि राइट हैंड साइड में होगा वो होगा आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो इस तरीके से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स करने पड़ेंगे तभी याद होंगे, अदरवाइज़ ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। इसके बाद इनके यहाँ पे कुछ और प्रॉपर्टीज़ गिवन है। इसके बाद जो हमारा मेन इम्पॉर्टेंट है ये है फिशर प्रोजेक्शंस। इस टाइप के जो आपके प्रोजेक्शंस होते हैं इन सबको हम बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शंस। इसके बाद हमारे आएंगे हॉवर्थ प्रोजेक्शंस। ये हॉवर्थ प्रोजेक्शंस है, इन्हीं को इन्होंने मॉडिफाई किया हुआ है और ये ग्लूकोज से याद करना बहुत इजी है। आपको ये 6 कार्बन रिंग पहले बनाना है, यहाँ पर OH ग्रुप लगाना है, इसके बाद यहाँ पर आपने कुछ ऐसे लाइंस लगा देनी है। अल्फ़ा बनाने के लिए यहाँ पर H यहाँ पर लगाएं, एक H यहाँ पर लगाएं, एक H नीचे लगाओ, एक H यहाँ पर लगाओ, यह CH2OH यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर फिल इन कर देना OH 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 एंड OH, तो ये आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज बन जाएगा। बीटा के केस में क्या होगा, ये OH ग्रुप ऊपर आ जाएगा और ये H ग्रुप नीचे आ जाएगा। तो ये अल्फ़ा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आपको बाय हार्ट करना ही होगा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट होगा हमारे ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स के लिए। ये कुछ और फिशर प्रोजेक्शंस और हॉवर्थ प्रोजेक्शंस आपको गिवन है, आप इनको भी देख सकते हो। इसके बाद मोस्टली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ग्लूकोज एंड अदर मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज के अलावा और कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स हैं ये आप कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक कि ये एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं इन प्रोजेक्शंस को, और हम वैसे भी इसको फर्दर चैप्टर्स में बार बार पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी रिकॉल हो जाएगा। कुछ मॉलिक्यूल्स के बारे में यहाँ पर आप बाय हार्ट लर्न कर लेना, नाम याद करना इम्पॉर्टेंट है। लाइक ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया। ओके, तो जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज अभी हमने पढ़ा था ये C1 और C4 पे डिफरेंस शो करते हैं। ये C4 पे, ये दोनों C4 पे डिफरेंस शो करते हैं। जो आपका मैनोज है वो C2 पोजीशन पे डिफरेंस शो करता है। तो मोर और लेस दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही होता है। और जो फ्रक्टोज है वो आपका 5 कार्बन रिंग है, वो 6 कार्बन रिंग नहीं है। बाकी ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपके 6 कार्बन रिंग मॉलिक्यूल है। आपका जो फ्रक्टोज जो है वो 5 कार्बन रिंग है और ये इम्पॉर्टेंट भी होगा। अब मैंने आपको जब वो टेबल शो किया था तब मैंने आपको कहा था ना राइबोज इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके फिर जेनेटिक मटेरियल में इम्पॉर्टेंस शो करता है। अब अगर आपका ये सेकंड पोजीशन पर OH की जगह ये बीटा डी राइबोज है, सेकंड पोजीशन पे OH की जगह अगर H आ जाएगा तो वो डीऑक्सी राइबोज बन जाएगा, जो कि हमारे DNA का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ओके, ये आपका RNA का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये आपका DNA का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये इस तरीके से दोनों मॉलिक्यूल्स काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद है ग्लाइकोसिड फॉर्मेशन। जो आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो कैसे फॉर्म होती है, अगर मैंने आपको ऊपर स्टार्टिंग में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करी थी, यहाँ पर आपको और ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेनेशन गिवन है। मैं डायग्राम थोड़ा जूम कर देती हूँ सो दैट आप इजीली देख सको। यस, यहाँ पे आपके पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज है, यहाँ पर आपके पास अल्फ़ा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। होने के वाला है कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और ये H2O यहाँ से रिमूव हो जाएगा। H2 मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा, H2 रिमूव होगा और एक ऑक्सीजन जो बचेगा उससे दोनों की लिंकेज हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर इसका फर्स्ट कार्बन और इसका फोर्थ कार्बन इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद ये आपका अगर क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर कंबाइन होके कंडेंस होके एक सिंपल मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है, तो इस
न्यू मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे माल्टोस, क्योंकि यहाँ पे 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये हुआ माल्टोस। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे सेलोबायोस, इसमें बीटा डी, वो जो फॉर्म था माल्टोस में अल्फ़ा फॉर्म था ग्लूकोज का, अब अगर हम बीटा फॉर्म यूज़ करेंगे तो वो हो जाएगा सेलोबायोस। और सेम वही यहाँ पर प्रिंसिपल होने वाला है, इसका यहाँ से H2O और यहाँ से H2O दोनों कंबाइन करके H2O निकलेगा, एक सिंगल O बच जाएगा और बीटा 1,4 लिंकेज ये फॉर्म करेंगे सेलोबायोस के केस में। और भी काफ़ी सारे हम मोनोसेक्राइड्स को क्लब करके ओलिगोसेक्राइड्स पढ़ने वाले हैं, जैसे कि लैक्टोज़ हो गया, सुक्रोज़ हो गया, वो हम नेक्स्ट यूनिट में कवर करेंगे। इस यूनिट में इतना ही था। अगर आपको कोई भी डाउट है, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, सो दैट मैं एक सेपरेट वीडियोस भी बना दूँ। बाकी आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।